अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 45वीं बरसी ऐसे वक्त में मनाई गई जब एक बार फिर पाकिस्तान की अदलिया ज़ेर अताब है। जजों को धमकियाँ दी जा रही हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं और उन खतूत में अभी सिलसिला रुका नहीं है। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी एक एक और जज को ऐसे ही खतूत मिले और उनके अंदर जो पाउडर है उसकी इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें आर्सेनिक के कुछ 10 से 15% जो है कि उसमें पाया गया है। इस चीज़ की अभी रिपोर्ट आई है। और एक तरफ ये मामला हैं, दूसरी तरफ ईद के बाद तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, जिनका ये ख्याल है कि इलेक्शन के नताइज को चोरी किया गया और फॉर्म 45 के नताइज को फॉर्म 47 के ज़रिए तब्दील किया गया। वो एक तरफ जो है कि 5 जमातें बलूचिस्तान से अपनी तहरीक का आगाज़ कर रही हैं, जबकि JUI की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो अपने लाहौर के जलसे में अपनी आइंदा की हिकमत अमली ऐलान करेंगे और ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बड़ा सरप्राइज़ होगा। ऐसे हालात में पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस होंगे, क्या मामलात होंगे? सेनेट का इलेक्शन आलमोस्ट मुकम्मल हो गया KP के बगैर, तो फिर इस इलेक्शन के अंदर भी कुछ ऐसे अरकान मुंतखब होके आए हैं कि जो जमहूरी रवैयों की अक्कासी नहीं करते। पाकिस्तान में जैसे स्टार्ट में हमने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की अभी बरसी बनाई गई, जो पाकिस्तान में एक जमहूरियत और मज़ाहमत के हवाले से एक अलामत या इस्तारा समझे जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अगर पिछले 1.5-2 सालों के अंदर हालात देखें तो वहाँ पर अभी भी लगता यूँ है कि जैसे ज़िया-उल हक़ के जो आसार थे वो अभी भी निज़ाम के अंदर और हालात के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इस वाले से बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लुक़ है, और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और आमिर साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि 45 साल गुजर गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ का तो चलो इयादा कर दिया कि भुट्टो साहब को जो सज़ा दी गई या फैसला किया गया, ट्रायल हुआ, वो फेयर ट्रायल नहीं था, लेकिन उसका दूसरा पहलू जो है कि वो शायद अभी अधूरा है। और यही वजह है कि आज हम उन हालात से गुजर रहे हैं कि आज भी अदलिया भी ज़ेर अताब है, जजेस भी, इंसानी हकूक़ की वो सूरत हाल नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो आप क्या समझते हैं कि अभी हमें यहाँ से आगे का सफ़र जो है वो कैसे करना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जिस तरह आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया, देखिए कौमों की ज़िंदगी में ये नहीं होता कि ये कोई जो सियासी रहनुमा होते हैं वो कोई फसल होते हैं कि जब आप काट लें तो फिर नई को काश्त करेंगे तो आ जाएंगी। ये तो मुकद्दर से रहनुमा मिला करते हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान नहीं, बरसगीर की तारीख में और दुनिया की तारीख में जो मोतबर रहनुमा हुए हैं वो हैं। अच्छा, एक ही वक्त में एक रहनुमा का पॉपुलर होना और उसके साथ साथ उसका मुदब्बर होना और फिर उससे बढ़ के उसका एक विजन रखना, ये बड़ा ही ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो मुश्किल होता है किसी रहनुमा को मिले। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर तमाम चीजें थी। एक तो अवाम के साथ अगर वो इश्क करते थे तो अवाम भी उनके साथ इश्क करती थी, और उसके साथ साथ वो आलमी एक मुदब्बर रहनुमा थे, और उसके साथ वो पाकिस्तान के लिए एक विजन रखते थे जो कि उनकी तकारीर में बड़ा वाज़ेह है। और जब वो कहते थे कि ये जो बुनियाद परस्त हैं या ये जो कदामत परस्त लोग हैं, वो असल में इस्लाम के उस मॉडर्न चेहरे से घबराते हैं जो हम मुतारिफ करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर ख़वातीन के हकूक़ हैं, अक़लियतों के हकूक़ हैं, मज़दूरों को उनके हकूक़ हैं, हारियों को हकूक़ हैं, और जो इनके खिलाफ टकराएंगे वो मुल्क को गरनाता बनाना चाहते हैं या करबला। तो ये कभी उन्होंने बातें की थी। तो आज आप देखिए कि 45 साल गुजर गए, आपने एक ऐसे रहनुमा को महज 50 साल की उम्र में तख्ता-ए-दार पे लटका दिया, जिसने आपको एक वोट, एक फर्द का निज़ाम मुतारिफ करवाया, जमहूरियत मुतारिफ करवाई, आइन दिया, एटमी प्रोग्राम दिया, पाकिस्तान को पूरी आलमे इस्लाम का लीडर बनाया, तीसरी दुनिया में उसे सरबुलंद किया और अवाम को सर उठाने का हौसला दिया। तो मैं समझता हूँ ये वही जो उनकी फांसी के बाद के हालात हैं और उसके बाद मोहतरमा की शहादत के बाद, कि हमें कोई ऐसा लीडर मुयस्सर नहीं है जो पॉपुलर होने के साथ साथ मुदब्बर भी हो और अपनी हना के होल के अंदर बंद ना हो, जो अवाम को साथ लेके चलना जानता हो, इदारों के साथ भी गुफ्तो शनीद करना जानता हो, और सियासी मुखालिफिन को, आपको याद होगा
कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आखिरी दौर में जब इंतहाई पोलराइजेशन थी, वो चल के जमात इस्लामी के अमीर सैयद अबू अला मौदूदी की तरफ गए और उनकी गुफ्तो शनीद हुई, फिर आइन के लिए बाद में भी। तो मैं समझता हूँ अब ये इतना नापैद हो चुका है और इतना हम इस वक्त बांझ हैं कि हमें ऐसी क़यादतें मुयस्सर नहीं है। और ये बदनसीबी इसलिए है कि ऐसी क़यादतों को हमने हाथ से खुद खत्म किया है। आगे बढ़ने का तरीका ये है कि सियासी लीडर किसी गमले में नहीं पलते, सियासी लीडर अवाम बनाते हैं। अब आप अगर सारे तजर्बात करेंगे कि किसी को 80 की दहाई में आप हमीद गुल ब्रांड लेके आए और कभी फैज हमीद ब्रांड लेके आए, तो ये चलने के नहीं है। अवाम के जमहूरी निज़ाम पे एतबार करें, अवाम जिसे रहनुमा बनाए उसे तस्लीम करें और फिर उस रहनुमा की पॉलिसी जो कि दरअसल ताकत का सरचश्मा अवाम होता है, उसकी पॉलिसीज है, उसके लिए चले। और आखिरी बात, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को समझ लें कि इस वक्त कोई भी अक्ले कुल नहीं है, किसी के पास इतनी मोतबर क़यादत मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सके और जिसके पास कोई हल भी हो। तो इस वक्त काम है मिलजुल के आगे बढ़ने की, अपनी गलतियों को तस्लीम करें और मिलजुल के एक दफा 10 साल के लिए अपनी अनाउंस से निकल के आगे की तरफ बढ़े। जरा तैमूर साहब आज भी अगर 45 साल पीछे देखें, जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जो कुछ किया गया, आज भी कोई 19-20 के फ़र्क से जो है कि कुछ जगहों पे ज़्यादा नज़र आता है ये सारे मामला। तो ये हमने क्यों नहीं इन 45 सालों में कुछ सीखा भी नहीं है? और अभी आमिर साहब भी जैसे कह रहे हैं कि हमें तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को एटलीस्ट इकट्ठे होना चाहिए और उन गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ तो एटलीस्ट एक को ऐसे इकट्ठे होकर लाएमल बनाए कि ताकि वो बार बार ना तो इंटरफेरेंस करें। और जो इस वक्त हमें इंटरफेरेंस नज़र भी आ रही है निज़ाम के अंदर भी, अदलिया के अंदर भी, ये शायद अगर सियासी जमातें इकट्ठी होती तो ना हो सका होता। तो हम ये क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? देखें, आजकल बड़ा ये कहा जा रहा है कि हमारा तो पाकिस्तान का सफ़र 1947 से लेके फॉर्म 47 पे आके रुका है अभी और चल रहा है। हमें अगर ये बात करनी है जबकि सारी जमहूरी ताकतें इकट्ठी चलें, जो बड़ी खुशाइंद बात है, बिल्कुल चलना चाहिए, सब असूलों पे चलना चाहिए। जो इस वक्त नाहक नाजायज़ किस्म के पर्चे हो रहे हैं, कल एक दुआ कराई गई रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर, तो इन्हीं पार्टीज़ की जो हुकूमत है उसने वहाँ जो ख़वातीन भी मौजूद थीं उन पे भी FIR कटा दी। ना उनके पास असला था, ना उनके पास डंडे थे। वो अपने कैद भाई के लिए, अपने कैद लीडर के लिए एक दुआए खैर कर रहे थे, एक प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठे थे। यही जमहूरी ताकतें हैं जिन्होंने ख़वातीन को, बच्चों को और हज़ारों की तादाद में सियासी वर्कर्स को फजूल के एंटी टेररिस्ट एक्ट का इतना फजूल इस्तेमाल हमने पहले कभी नहीं देखा, जो कि निगरान हुकूमत में और उससे पिछली हुकूमत में और अब की हुकूमत में हो रहा है। तो ये वही जमहूरी ताकतें हैं जो जमहूरियत के साथ चल नहीं रही हैं। बात ज़रूर कर रही हैं जमहूरियत की, भुट्टो का नाम ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं, भुट्टो का जिक्र ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन भुट्टो के जो असूल थे या कम से कम जो सियासी सोच थी उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं चल रहे हैं जी। बात तो ये है कि अगर चलना चाहें तो सब मिलके चलें, तो उसका अमली इकदाम भी उसके उठाने पड़ेंगे, उसकी सोच भी दिखानी पड़ेगी, उन पे अमल भी करना पड़ेगा। इनकी बैरिस्टर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इनकी पार्टी के अब सदर हैं पाकिस्तान के, इनकी पार्टी से शायद चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे हैं। ये कहते हैं कि जी हम वफाक की वजारतों का में हिस्सा नहीं है हमारा, लेकिन वफाक की जो अकाइयाँ हैं, जो वफाक की अलामतें हैं, बल्कि उन पे इनके ओहदेदार विराजमान है। बिल्कुल इनका हाथ है इस हुकूमत के अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि ये अगर भुट्टो की अवामी सियासत की बात करते हैं, हमने मेरे जैसा जो एक कानूनी तालिब इल्म है कानून का और सियासी वर्कर है, वो तो बड़ा खुश हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो के ऊपर अभी फैसला सुनाया है, चाहे इतनी दिहाइयों बाद सुनाया है, लेकिन कम से कम कुछ उम्मीद तो नजर आई है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, मुझे उम्मीद भुट्टो की पार्टी से है कि वो भुट्टो के असूलों पे चले, वो भुट्टो की अवामी सियासत करके भी दिखाए, अवाम को तंग ना करे, अवाम से हकूक उनके ना छीने, अवाम को जो हक के इजहार है वो दें। अगर ये सब वो बातें करेंगे तो फिर बिल्कुल यकजा होने की भी बात हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कहें आप हुकूमत बनाने के लिए हमारे साथ इकट्ठे हो जाएं और बाकी सब कामों में आपका रास्ता अपना है, हमारा रास्ता अपना है। तो इस तरह तो जी फिर वही बारियां लगी रहेंगी,
जो कि मैं तो कम से कम नहीं चाहता कि ये सिलसिला आगे चले। इसको जो खत्म करेगा, जितनी जल्दी खत्म करेगा, वो पूरे मुल्क के लिए अच्छा होगा। आबिर साहब, इसमें ये बड़ा एक मजबूत तासुर है और बहुत सी इसके ज़मीनी हकायक देखें तो शवायद भी मिलते हैं कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर आप और जो इत्तेहादी हुकूमत थी PDM की, और अभी भी आप मिनिस्ट्रीज़ में नहीं हैं लेकिन इत्तेहादी तो ज़रूर हैं, कि इसमें जितना भी जबर हुआ या वायलेशन हुई ह्यूमन राइट्स की, उसमें अगरचे आप लातल्की करते हैं कि ठीक है आपके पास वो मिनिस्ट्रीज़ नहीं थी मुतलका, लेकिन जब आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं और फिर उसके अंदर कोई ना कोई हिस्सा इस किस्म के इक़दाम कर रहा हो, तो उस पर ज़िम्मेदारी फिर किसी हद तक आपकी पार्टी पर भी आती है। और फिर अभी अगर हम सेनेट के इलेक्शन देखें और उसमें कोई 3-4 ऐसे अफराद जो आज़ाद हैसियत में जीते और उनकी शनाख्त सभी लोग जानते हैं कि उनकी सपोर्ट किनकी जानिब से आई थी, और फिर उसमें अगर जमहूरी जमातें इस तरह से लोगों को लेकर आएंगी और बड़े अहम मनसब भी उनको दिए जाएंगे, तो फिर अवाम यकीनी तौर के ऊपर सवाल उठाते हैं कि फिर हमें जमहूरियत के नारे नहीं लगाने चाहिए, फिर हमें भी कंप्रोमाइज़ अपनी जो सियासत है उसकी बात करनी चाहिए। तो इस तासुर को ज़ाइल करने के लिए आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर के ऊपर प्रेसिडेंसी, चेयरमैन ऑफिस, बाकी अहम पोजीशंस भी शायद आपके पास आगे आएंगी, तो वहाँ पे फिर आपकी जिम्मेदारी शायद ज़्यादा बढ़ जाती है? गुजारिश करूंगा, पहली बात तो ये है कि 2 साल सदर पाकिस्तान अलवी रहे PDM की हुकूमत के 16 महीनों में भी और निगरान हुकूमत में भी, तो क्या PTI इसे करेगी एडमिट कि ये हुकूमत का हिस्सा थी और उस दौरान होने वाले तमाम इक़दामात में ये मुलव्वस रहे हैं? उस वक्त तो इंसानी हकूक इनके बकौल बहुत पामाल हुए थे, तो क्या उसमें PTI हिस्सेदार थी सारे मामलात के अंदर? अगर कल का सदर 2 साल रहने वाला सदर इसमें हिस्सेदार नहीं था, तो अभी जैसे महीना एक हुआ है वो किस तरह हिस्सेदार हो गया तमाम चीजों के अंदर? तो ये सवाल है ना, मतलब अपनी मर्जी से तो आपने सिर्फ इस पे ये कह सकता हूं, वो पिछले 16 माह का शायद हवाला दे रहे थे कि उस पे, क्योंकि आप फेडरल कैबिनेट का हिस्सा थे। मैं जरूर तशफ़ी करवाऊंगा, मुझे मौका दे दें, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि आपके जवाब ना मिले। पहली बात ये है, PDM में जहां हम रहे, जहां पे हमने नहीं माना, हमने इनकी जमात के ऊपर पाबंदी का नहीं माना, हमने तशद्दुद का नहीं माना, हमने इसे कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन एक बात सामने है कि पाकिस्तान के अंदर मैं इससे बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर सियासी अंदाज में काम नहीं कर रही हैं। बहुत से लोग बैकडोर से आते हैं, जहाँ से आते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नहीं आना चाहिए, लेकिन वो कई सियासी जमातें तो बनती ही वहाँ पे है। हमारी जमात में कोई इक्का दुक्का आ जाता है, क्योंकि उस वबा का शिकार ना भी हूं तो कुछ असरात तो उसके आते हैं, क्योंकि इसी सियासी माहौल के अंदर हम रह रहे हैं। तो हम पे भी आए होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन वो 5% आए होंगे, 10% आए होंगे, लेकिन जो 100% गिरफ्तार हैं वो हम पे किस तरह तनकीद कर सकते हैं? जो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में बने, जिनके एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में जो देखिए ना, ये वन पेज क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का 1 पेज था जिसपे ये होते थे, और बड़ा डेमोक्रेटिक जर्नल था, मेरा इजलास ये बुलाता था, मेरा बजट ये पास करवाता था, अगर फैज हमीद रह जाता मेरी हुकूमत कभी खत्म ना होती। ये सारे कौन लोग थे जो इन्हें दिए गए और जिनके जरिए इन्होंने हुकूमत की? देखिए, ये बातें करना आसान होता है, हल ये नहीं है। अब देखिए, मेरे दोस्त हैं, आजकल इन्हें जरा फॉर्म 47 हुआ है हर बात पे। मुझे ठीक है, अब तो ये इलेक्शन लड़े, लेकिन फॉर्म 47 किसने मुतारिफ करवाया? वो आपने ना 47 देखा, ना फॉर्म 47 की हिस्ट्री देखी। ये जिन लोगों ने जाने दी हैं, जिन लोगों ने जद्दोजहद की है, 88 से लेके 2024 तक की धांधलियों का भी सामना किया है। एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे खिलाफ जमातें भी खड़ी की हैं, हमारे खिलाफ पैसा भी बटा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया असगर खान केस में, लेकिन हम लड़े नहीं हैं, हमने जज्बाती गुफ्तगू नहीं की है, हमने जद्दोजहद की है। आज ये फॉर्म 47 मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की उसी ये फॉर्म 45 और 47 बना था, पहले तो कोई साइन करके रिजल्ट भी नहीं देता। देखिए आबिद साहब, सबसे ज्यादा एतराज आप पे किया जाता है ना, वो ये किया जाता है कि एक पाकिस्तान में अभी 10 साल पहले तक जो है कि भुट्टो और एंटी भुट्टो पॉलिटिक्स हो रही थी, 10-15 साल पहले। अभी ये तीसरा फैक्टर शामिल हुआ PTI का।
लेकिन अभी ये कहा जाता है कि एक तरफ भुट्टोइज़म जो जमहूरियत की अलामत और दूसरी तरफ एक ज़ियाइज़म जो आमरियत या फुस्तायत की अलामत है। अभी लगता ही है कि पीपल्स पार्टी शायद वो ज़ियाइज़म के ज़ेर असर ज़्यादा चली गई है और पिछले ख़ास तौर के भी ऊपर जो PDM का जो इत्तेहाद आपका रहा और जो अभी भी जो सारी सूरत हाल है उसके अंदर जो एलिमेंट है, तो इससे तो आपको वैसे इस तासुर से छुटकारा ज़रूर लेना चाहिए। नहीं, देखिए ये तासुर कौन पैदा कर रहा है, हमें कौन ये, अब किसी के तासुर पैदा करने से हम वैसे हो तो नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये है जनरल ज़िया कौन था, और अगर आज के आर्मी चीफ को आप जनरल ज़िया के साथ मिलाना चाह रहे हैं या कोई जब सोच की बात कर रहे हैं तो मैं बात, मुझे मौका तो दे देना, तो फिर सोच की बात नहीं है। देखिए ना, जनरल ज़िया ने जो कुछ किया पाकिस्तान के अंदर, एक स्याह दौर है। आज तो आर्मी भी उसे नहीं उस तरह एडमिट करती है या ओन करती है, आपके सामने है। कब उसके कोई ओन कर रहा है? क्या उसे फौज के शोधा के अंदर शामिल किया जाता है? ये उसे कोई नहीं है ना, क्योंकि इदारा भी नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं, आज जो आर्मी चीफ हैं ये सीनियर मोस्ट जनरल थे। क्या किसी सियासी जमात को हक था कि इनकी तकर्रुरी के खिलाफ जुलूस लेके चले जाए? क्या किसी सियासी जमात को हक था कि इस आर्मी चीफ को बनने, जो कि पहली दफा मेरिट पे बन रहा था, उसे रोकने के लिए इदारे के अंदर तकसीम करे और बगावत करवाने की कोशिश करे? अब जब आप ऐसे काम करेंगे, आपकी ओपन तकरीरें होंगी, आपके इकदामात होंगे, उसके बाद आपके खिलाफ अगर रियासत कोई कानून इस्तेमाल करेगी तो आप उसे जुल्म कहेंगे। पीपल्स पार्टी ने, मुझे अब प्लीज मुझे बात पूरी कर लेने दें। सवालात की आपकी होगी तशनगी, मैं पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे भी मेरा मौक़िफ़ देने दें। मैं समझता हूं कि हम किसी भी आमरियत ज़दा जनरल के साथ ना खड़े हुए हैं ना खड़े होंगे, लेकिन हमें वो भाई तो जमहूरियत का सबक ना दें जिनकी अभी ताज़ी यादें हैं किसी जनरल की गोद में इक़्तिदार लेना, और उसी गोद में बैठे बैठे आपने उनकी दाढ़ी नोचना शुरू कर दी, तो उन्होंने गोद से उतार के आपको अगर शटअप कॉल दी है तो आप हमसे तो गिला ना करें। देखिए तो आमिर साहब, देखें, अगर कोई शख्स जो है कि वो बूट ला कर टीवी स्क्रीन पे रख कर और वो जिस किस्म की गुफ्तगू करे और उससे फिर सारी सियासी जमहूरी जमातें अगर वोट देंगी तो फिर यकीनन लोग तो बात करेंगे ना। मैं बड़ी बदकिस्मती है खालिद साहब कि कभी वो बूट वाला और कभी जो सर ये चार वाला, यही तो अलमिया है बात। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सारी सियासी जमातें देखें, शर्म की बात है। देखें कोई फैज हमीद का था, कोई गुल हमीद का था, कोई जनरल यूब का था, सारे एटलीस्ट जमातें ही हैं। मैं जरा तैमूर साहब आपसे एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी भी आमिर साहब जिस चीज़ के हवाला दे रहे थे, तासुर दे रहे थे कि अभी क्या आप समझते हैं कि वो हालात नहीं है जो फुस्तायत के होने चाहिए, कि आपकी पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट्स के तमाम जजेस अंडर थ्रेट हैं, जिनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके अजीज़ व अक़ारिब अगवा हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है और सैनिक से भरे हुए लिफाफे थैले जा रहे हैं उनके बाद धमकियां मेज़, तो फिर भी हम समझे कि अच्छा नहीं, इस वक्त बिल्कुल माहौल ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कोई जबर फुस्तायत नहीं है। माहौल तो बिल्कुल ठीक नहीं है जी, माहौल ख़राब है और अमन व अमान के मसाइल हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एंटी टेररिस्ट एक्ट का इस्तेमाल ख़वातीन और सियासी वर्कर्स के खिलाफ क्यों हो रहा है। वो टेररिस्ट के खिलाफ होना चाहिए, वो उन अनासर के खिलाफ होना चाहिए जो असल में मुल्क दुश्मन है। और देखें, मैं तो बैरिस्टर साहब से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, जो शायद वो मेरे से भी उनको करना चाहिए, कि हमारे अपनी पार्टी भी कोई गलत चीज़ करेगी तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, बिकॉज हम कानूनदान भी हैं और हमें ये करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल हमारे इदारों में बगावत नहीं होनी चाहिए। मैं अलग ऐलान कहता हूँ, कोई पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हमारी फ़ौज है, हमारी रियासत की एक बड़ा अहम हिस्सा है। ऐसी कोई बात भी नहीं है जी, लेकिन जहाँ पे कोई चीज़ गलत हो रही हो तो उसके ऊपर एक्शन होना तो ज़रूरी है। ये सब चीज़ें तो बड़ी बेसिक कानूनी आईनी बातें हैं जो हम कर रहे हैं। अगर इनकी पार्टी ने किसी को एक सेनेटर बनाया है जिसके खिलाफ बात करते रहे, या जिनका जो गेट नंबर 4 से होके आए या कहीं और से, तो बिल्कुल इन जैसी आवाज़ों को अपनी जमहूरी पार्टी में आवाज़ उठानी चाहिए। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, अगर इन जमातों के अंदर जमहूरी जमातों में जमहूरी आवाज़ें नहीं उठेंगी, तो फिर तो इसमें कोई फ्यूचर नहीं है इस मुल्क का और हमारी जमहूरी ताकतों का। सबको अपनी अपनी जगह के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि अगर ये अवामी सियासत भुट्टो की सही मायनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे लेके चलना चाहते हैं, तो इनको हर लिहाज से बड़ी खुशाइन बात है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैन होने की मुखालफत की थी। ऐसे सब मामलात पे आवाज़ उठानी चाहिए
और उन चीजों पे, कई चीजों पे हम इकट्ठे काम कर सकते हैं और करना चाहिए हमें। हम तो करेंगे, मैं तो करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और जहां पे कोई मेरी पार्टी भी या उससे मुंसलिक लोग गलत बात करेंगे, उसकी मुखालफत भी करेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए। ये अब देखिए ना, मैं इस जी पे ये बात करूं, तैमूर साहब मेरे भाई हैं, जहां जहां असूली मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी ने लिया है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लिया है, आसिफ अली जरदारी ने कभी जाती इल्जाम तराशियों का जवाब नहीं दिया। जब इमरान खान कहते थे मेरे बंदूक के निशाने पे ये है, जब बिलावल साहब के बारे में इतने रकीक हमले करवाए जाते थे शेख रशीद से और अपनी पार्टी के दूसरे लोगों से, उसके बावजूद हमने कभी, जब से ये जेल में है, इनके जख्मों के ऊपर नमक नहीं छिड़का। तो मैं ये कहता हूं कि पहले जुबानें तो कंट्रोल करवाएं, उन्हें बताएं तो सही इखलाकियात क्या होती हैं। देखिए, जहां तक वाडा साहब की बात है उन्हें सेनेटर बनाने की, हमने कोई किसी की भी, आप सबने देखा कि एक अरसे से वो जरदारी साहब के बारे में बड़ी पॉजिटिव बातें आके मीडिया पे कर रहे थे, और वो कोई हमारे कैंडिडेट नहीं थे। पहले उन्हें एमक्यूएम ने ऑन किया, हमारे जो फालतू वोट थे वो हमने उन्हें दिए हैं। कोई अपनी सीट से हमने बिठा, हमारे पास थोड़े वोट थे, थोड़े एमक्यूएम पास थे, हमने कोशिश की कि हमारा सेनेटर एमक्यूएम एक्सेप्ट करे, उन्होंने नहीं किया। तो ये दोनों ने फालतू वोट दिए, लेकिन उसके बावजूद असूली तौर पे मैं ये समझता हूं कि जमातों को अपने लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए, सियासी जमातों को अकोमोडेट करना चल चाहिए। मैं आबिर साहब जरा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, मैं आपसे शुरू करूंगा। वहां चले आए, फिर मैं जरा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर ये मामला भी सारा कि जो सारी की सारी सियासत इस वक्त पाकिस्तान में 9 मई के गिर्द घूम रही है, तो तहरीक इंसाफ जो है कि वो जुडिशल कमीशन अब बनवा सकती है, एटलीस्ट केपी में तो वहाँ पे तहकीकात कर सकती है। उसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, और फिर ईद के बाद सियासी मंजरनामा किस तरह बढ़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी।